ज्योति जल्दी उठ, देख बहुत देर हो गई, सुबह के 7 बज गए। अब तक तो हम दोनों भाई बहनों को टोकरी लेकर सेब तोड़ने के लिए पहुंच जाना चाहिए था। ज्योति अपने भाई की आवाज सुनकर नींद से जागती है। भाई, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तुझे? भाई, मेरे पेट में दर्द है। तभी अंदर से विपुल और ज्योति की सौतेली माँ अनुपमा आवाज लगाते हुए, अरे तुम दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? अरे लोग उठकर अपने काम धाम में लग गए हैं, पर एक ये दोनों नालायक है जिनकी अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। अनुपमा के खौफ से दोनों भाई बहन टोकरी लेकर बाहर बगीचे में सेब तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल ज्योति और विपुल जब वे दोनों बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ सुमित्रा हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो चुकी थी। इसलिए विपुल और ज्योति के पिता मोहन ने अनुपमा से शादी की थी ताकि वो उनके बच्चों को एक सगी माँ जैसा प्यार दे पाए। पर हकीकत कुछ और ही थी। मोहन शहर से बाहर अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, तो वहीं अनुपमा ज्योति और विपुल और अपनी सगी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। अनुपमा अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, तो वहीं ज्योति और विपुल के साथ खूब भेदभाव करती थी। ओ महारानी, लगभग 1 घंटा हो गया है, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। अरे कछुए की चाल चलेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतने सारे कपड़े भी धोने हैं तुझे। और फिर शाम को तुम दोनों भाई बहन बाजार में सेब बेचने भी तो जाओगे ना। जल्दी जल्दी काम कर। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बाहर नहीं जाना चाहती। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुझे खाना देना नहीं चाहती। जैसा काम करेगी वैसा ही फल मिलेगा तुझे। काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है जब देखो तब। ठीक है माँ, मैं बर्तन भी धो दूंगी और कपड़े भी धो लूंगी और फिर बाजार जाकर सेब भी बेच लूंगी। आप चिंता मत करो, सब कुछ कर लूंगी मैं। चाहे ज्योति की तबीयत खराब हो या विपुल की, अनुपमा दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। वो हमेशा दोनों पर अत्याचार करती थी। एक बार की बात है, दोनों भाई बहन एक बगीचे में जाते हैं जहाँ एक सेब का पेड़ था। ज्योति नीचे टोकरी लेकर खड़ी थी, तो वहीं विपुल पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था और ज्योति सेब उठाकर टोकरी में रख रही थी। और थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई बहन सर पर सेब की टोकरी उठाकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दोनों को बहुत भूख लग जाती है। ज्योति, बगीचे से हम दोनों सेब तो ले आए, अभी सारे सेब को अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत है, पर फिलहाल के लिए तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। बहन, जा जल्दी से रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। ठीक है भाई, तुम रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना लेने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और अनुपमा ज्योति को पीछे की ओर धक्का मारते हुए कहती है, ओ महारानी, खाना क्या तेरी मरी हुई माँ ने बनाकर रखा है, जो तू यहाँ आकर अपने लिए और अपने उस निकम्मे भाई के लिए खाना निकाल रही है? अरे ये खाना मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाया है। अच्छा, तो मैं और भाई क्या खाएं? हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। तुम दोनों भाई बहन खाना खाओ या मत खाओ, मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों को ज्यादा ही भूख लग रही है तो जल्दी से जाओ और सेब को साफ करके टोकरी में रखो और फिर रसोई में आकर खुद खाना बनाकर खाओ। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें बना बना कर खिलाती रहूंगी। बेचारी ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने भाई विपुल के पास आती है और उसे रोते हुए सारी बात बताती है। भाई, माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? हम तो उन्हें अपनी सगी माँ मानते हैं ना, फिर भी वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? देखो ना, रसोई में जो खाना था माँ ने मुझे लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम खुद बनाकर खाओ। कोई बात नहीं पगली, तू रोती क्यों है? देख, छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर। ये हमारी किस्मत है, तभी तो हमें इतना सब कुछ सहने को मिल रहा है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती, पर जब हमारी किस्मत खराब है तभी तो आज हमारे साथ हमारी माँ नहीं है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत बुरी किस्मत है हमारी, तभी तो हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। अच्छा चल छोड़, जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, तू किचन में जा और खाना बना। मैं जब तक ये जो सारे सेब है ना, इन्हें अच्छी तरह से धोकर टोकरी में रख देता हूँ ताकि हम शाम को इन्हें बाजार में बेच सकें। ठीक है भाई, तुम सेब को धोकर टोकरी में रखो, मैं तब तक खाना बनाकर लाती हूँ। विपुल अपनी बहन को समझाता है और फिर विपुल अकेले ही सारे सेब को अच्छे से धोकर साफ कर कर अलग एक टोकरी में रखने लग जाता है।
तो वहीं ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर सेब की टोकरी सर पर उठाकर बाजार जाते हैं और सेब बेचते हैं। सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। आओ चाची, आओ चाचा, सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे और मीठे मीठे, सिर्फ 50 रुपए किलो सेब। तभी दोनों के पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह दोनों की खूब अच्छी बिक्री होती है। वो दोनों शाम को घर आते हैं और घर में घुसते ही अनुपमा उनसे हिसाब लेने आ जाती है। जल्दी बताओ, दोनों ने आज कितने रुपए के सेब बेचे हैं? जल्दी बताओ। माँ, आज ज्योति की 500 की बिक्री हुई और मेरी 300 की, टोटल 800 रुपए। क्या कहा तूने? तू सिर्फ 300 के सेब बेचकर आया है? अरे खाना खाने में तो ज्योति से 2 गुनी रोटी खाता है और काम करने के टाइम पर तेरी मेहनत बिल्कुल आधी हो जाती है। ऐसा क्यों? अगर काम करने का मन नहीं है तो साफ साफ बोल दे, मैं तुझे किसी घर पर झाड़ू पोछे के काम पर लगवा देती हूँ। माँ, अब बस भी करो, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत बोलो। और वैसे भी हम दोनों को यहाँ पेट भर के खाना मिलता ही कहाँ है। अच्छा, तो मतलब अब तेरी जुबान भी निकलने लग गई है? भूल गई है क्या कि ऐसे जुबान निकालने का नतीजा क्या होता है? अरे माँ, जाने दो ना, ये पागल है, इसे नहीं पता कि कब क्या बोलना है। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा ताकि मेरी अच्छी बिक्री हो। फिलहाल के लिए ये सारे पैसे आप रख लो माँ। अनुपमा दोनों से सारे पैसे ले लेती है। तभी अनुपमा की बेटी प्रिया आती है। माँ, मुझे ना एक गुड़िया पसंद आई है। तुम्हें पता है वो गुड़िया कितने की है? पूरे 600 रुपए की गुड़िया है। तो मुझे 600 रुपए दे दो ना माँ। अच्छा, तो मेरी प्यारी गुड़िया को एक गुड़िया पसंद आ गई है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू ये 600 रुपए अपने पास रख। तेरा जब मन करे तब तू अपने लिए गुड़िया खरीद लेना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी जैसी माँ भगवान हर किसी को दे। बस बस मक्खन लगाना बंद कर और जाकर अपनी पढ़ाई कर। एक दिन तुझे डॉक्टर भी तो बनना है ना बेटा। अनुपमा ज्योति और विपुल के सामने ही अपनी बेटी प्रिया को खूब प्यार करने लगती है। ये देखकर दोनों भाई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और अगली सुबह वो दोनों फिर से टोकरी लेकर बगीचे में जाते हैं। तभी विपुल की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर सेब के साथ साथ संतरे भी लगे हुए थे। ये देखकर दोनों हैरान थे। ज्योति, वो देख, कल तक तो ये पेड़ यहाँ पर नहीं था, फिर अचानक से एक ही रात में सेब और संतरे वाला पेड़ कैसे आ सकता है? हाँ भाई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पेड़ पर दो दो अलग फल कैसे लग सकते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों भाई बहन सेब और संतरे का पेड़ देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग फल लगे हुए थे। तभी अचानक से वो सेब और संतरे का पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। क्योंकि हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं, इसीलिए एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। जादुई सेब और संतरे के पेड़ की आवाज सुनकर वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पेड़ उनको रोकता है। अरे अरे बच्चों, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान थोड़े ही पहुंचाएंगे। हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं और हम सिर्फ अच्छे और सच्चे मन वाले इंसान को ही दिखाई देते हैं। अच्छा, तुम जादुई हो? फिर तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी होगी। हाँ बच्चों, हमारे पास खूब सारी जादुई शक्तियां हैं और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए आए हैं। बताओ, हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जो मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। पर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो हमारी माँ चाहिए। क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों से हमारी मरी हुई माँ को वापस ला सकते हो? ये सुनकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है, बच्चों, हम भी भगवान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, पर हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। अगर तुम अपनी माँ को देखना चाहते हो तो हम अभी तुम्हारी माँ से 10 मिनट के लिए तुम्हें मिलवा सकते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जादुई सेब और संतरे का पेड़ अचानक से उस बगीचे में अपनी शक्तियों से अंधेरा कर देते हैं और अंधेरा करने के बाद एक तेज प्रकाश ज्योति और विपुल के पास आती है। उस तेज प्रकाश में उन दोनों को अपनी माँ सुमित्रा के अक्ष दिखाई देने लगते हैं। वो दोनों अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और रोने लगते हैं।
तभी सुमित्रा की आत्मा उनसे कहती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, मैं क्या करूं? मैं भी लाचार हूँ। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है बच्चों। पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन एक साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा की आत्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और विपुल बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जादुई सेब और संतरे के पेड़ का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमने अपनी माँ को देखा। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो हमसे खूब सारा धन दौलत मांगता, पर हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ विपुल और ज्योति के लिए उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सा घर बना देते हैं और उस घर में उनकी जरूरत के सभी सामान उपलब्ध थे, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। रिंकी के माता पिता का देहांत कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिसके बाद वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। पहले रिंकी के घर के पास एक अंगूर का पेड़ हुआ करता था। अक्सर रिंकी उस अंगूर के पेड़ के पास जाकर खेला करती थी। उसे उस अंगूर के पेड़ पर चढ़कर अंगूर खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा चाची ने उनके पुराने घर को बेच दिया। तब से फिर कभी उस अंगूर के पेड़ के पास खेलने भी नहीं गई, क्योंकि चाची हमेशा उसे घर के काम में ही लगा कर रखती थी। वो उसे कहीं भी बाहर आने जाने नहीं देती थी, और अगर रिंकी उनसे बिना पूछे खेलने चली जाती थी तो उसकी चाची उसे बहुत बुरी तरह से मारती पीटती थी। तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? ठीक से हाथ नहीं चलते क्या तेरे? ये कैसा पोछा लगाया है तूने घर में? पूरा घर बिल्कुल गंदा लग रहा है। जल्दी से दोबारा पूरे घर में पोछा लगा। लेकिन चाची, मैंने अभी तो पूरे घर में पोछा लगाया। पूरा घर बिल्कुल साफ ही तो लग रहा है। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? लगता है तुझे एक बार में मेरी बात समझ ही नहीं आती। इतना कहकर रिंकी की चाची रीना अपने हाथ में डंडा उठा लेती है। डंडे को देखकर रिंकी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं चाची, आप मुझे मारना मत। मैं फिर से पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। रिंकी हमेशा अपने चाची से डरी सहमी रहती थी। वो छोटी छोटी बातों पर उसे मारती और कभी कभी तो वो उसे खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी। सिर्फ उसकी चाची ही नहीं, उसके चाचा भी ऐसे ही थे। वो भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है, आज तो तू बड़ी ही खुश लग रही है। चाची, आज ना मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तेरे जन्मदिन में खुश होने वाली ऐसी कौन सी बात है? अच्छा होता जो तेरा जन्मदिन ही ना होता। कम से कम हमें तुझ जैसे बोझ को अपने सर पर तो पालना नहीं पड़ता। जा, अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। अपनी चाची की ये बात सुनकर रिंकी बहुत उदास हो जाती है। वो रसोई में अपनी चाची के लिए चाय बनाने जाती है। ये लीजिए चाची, मैंने आपके लिए चाय बना दी। बना दी है तो अब इसे टेबल पर रख देना। मेरे सर पर रखेगी क्या? रिंकी चाय टेबल पर रख देती है, लेकिन उसकी चाची जैसे ही चाय पीती है वैसे ही वो चाय की एक घूंट भरते ही चाय को जमीन पर थूक देती है। छी 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 छी, ये कैसी चाय बनाई है रे तूने? तुझे पता है ना कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी तूने मेरी चाय में जानबूझकर इतनी चीनी डाली। तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी जल्दी ऐसा नहीं होने दूंगी। तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। नहीं चाची, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैंने तो चाय में बहुत कम चीनी डाली थी। चुप कर, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। जब तक तुझे दिन में एक बार मार नहीं पड़ जाती तब तक तेरे होश ठिकाने नहीं आते। जन्मदिन है ना आज तेरा, आज मैं अच्छी तरह तेरा जन्मदिन मनाती हूँ। रीना पास में रखा एक बांस का डंडा उठाकर उससे रिंकी की पिटाई करने लगती है। बेचारी रिंकी दर्द से रोने लगती है, लेकिन उसकी चाची फिर भी उसे पीटना बंद नहीं करती।
मुझे मत मारो चाची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कम से कम आज तो मुझे मत मारो। आज के दिन तो तेरा पीटना खास जरूरी है। इसी दिन की वजह से तुझ जैसी मनहूस को हमें पालना पड़ रहा है। रिंकी की चाची उसे इतना मारती है कि उसके पूरे शरीर पर गहरे नील पड़ जाते हैं। वो बहुत जोर जोर से सिसकियां भरते हुए रोने लगती है। अब रो रो कर मेरे सर में दर्द मत कर, चल जा यहाँ से। और आज पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। रिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जब तक दिन में मैं एक बार इसे अच्छी तरह पीट ना लूं, तब तक तेरे दिल को सुकून नहीं मिलता ना। इसके माँ बाप तो चले गए, इसका बोझ हमारे सर पर छोड़ गए। अच्छा होता अगर अपने माँ बाप के साथ ये भी मर गई होती। रिंकी अपने कमरे में बैठकर अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए मम्मी पापा? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? यहाँ पर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। चाची मुझे बहुत मारती है। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। जब आप दोनों मेरे साथ थे तो मुझे कितना प्यार करते थे। आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन आप दोनों मेरे लिए कितना कुछ करते थे। पिताजी मेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आते थे और माँ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती थी। लेकिन चाची ने तो आज भी मुझे इतनी बुरी तरह पीटा। मेरा अब यहाँ पर रहने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन करता है अपने पुराने घर चली जाऊँ, लेकिन वो घर भी चाचा चाची ने किसी और को बेच दिया। वहाँ पर जब मैं उस अंगूर के पेड़ के पास खेलती थी तो मुझे वो अंगूर का पेड़ अपना दोस्त लगता था। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं उस अंगूर के पेड़ के पास भी खेलने नहीं गई। जिस तरह मुझे आप दोनों की याद आती है, उसी तरह मुझे उस अंगूर के पेड़ की भी याद आती है। मन कर रहा है कि आज मैं उस अंगूर के पेड़ के पास चली जाऊं। रिंकी का मन बहुत परेशान हो गया था। उसे बार बार उस अंगूर के पेड़ की याद आ रही थी। अपने चाचा चाची के अत्याचार से परेशान होकर वो देर रात को घर से निकल गई और चलते चलते उसी अंगूर के पेड़ के पास जा पहुंची। आज कितने दिनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंगूर के पेड़। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़ कर गए हैं, किसी ने मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। काश तुम मुझसे बात कर सकते तो मैं तुम्हें अपनी हर परेशानी बताती, तुम्हारे साथ अपने हर सुख दुख को भी बांटती। मैं जानती हूँ कि पेड़ हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों का जवाब दो, मुझसे बात करो, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ अंगूर का पेड़। तुम अकेली नहीं हो रिंकी, मैं हूं तुमसे बात करने के लिए। तुम जो भी चाहो मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और तुम्हारी सारी बातों का जवाब भी दूंगा। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या ये अंगूर का पेड़ सच में मुझसे बात कर रहा है या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? नहीं रिंकी, ना ही तुम कोई सपना देख रही हो और ना ही ये कोई तुम्हारा भ्रम है। मैं सचमुच तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई आम अंगूर का पेड़ नहीं हूं। मैं एक जादुई अंगूर का पेड़ हूं। तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई तो मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गई। लेकिन तुम बहुत परेशान हो, तुम मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। जादुई अंगूर के पेड़ से पूछने पर रिंकी उसे सारी बात बताती है, तो उसकी बातें सुनकर जादुई अंगूर का पेड़ भी बहुत उदास हो जाता है। वो लोग सच में बहुत बुरे हैं। न जाने आजकल इंसान इतना बेरहम कैसे हो गया है। उन दोनों ने ना तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, ऊपर से तुम्हारे माता पिता के घर को भी बेच दिया। उस घर में तुम्हारे माता पिता से जुड़ी सारी यादें। हाँ, जादुई अंगूर के पेड़, मेरा बहुत मन करता है कि मैं उसी घर में जाऊं, लेकिन अब वो घर किसी और का है, इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। मैंने उस घर में अपने माता पिता के साथ जितना भी समय बिताया, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। लेकिन चाचा चाची की वजह से मैं उस घर के अंदर झांककर भी नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो रिंकी, मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस दिलवाऊंगा और तुम्हारे चाचा चाची को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए अच्छा खासा सबक भी सिखाऊंगा।
मैं तुम्हें अपने पेड़ से एक जादुई अंगूर का गुच्छा देता हूं। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे चाचा चाची के पास जाएगा। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये अपना काम अपने आप कर लेगा। रिंकी जादुई अंगूर के साथ अपने चाचा चाची के घर जाती है। उसे अपने सामने देखकर उसकी चाची फिर से आग बबूली हो जाती है। आ गई महारानी जी, कहाँ थी अब तक? तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे तू घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगी, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है ना? सुबह ही तू मुझसे पीटी थी, अब तू फिर से मुझसे पीटेगी। उसकी चाची जैसे ही उसे पीटने के लिए डंडा उठाती है, वैसे ही जादुई अंगूर अपने जादू से उस डंडे को इशारा करता है और वो डंडा रिंकी की बजाय उसके चाची को ही पीटने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये डंडा मुझे कैसे पीट रहा है? छोड़ मुझे, छोड़। ये डंडा तो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जितना अत्याचार तुमने इस छोटी सी बच्ची पर किया है वो तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। रीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति महेश भी बाहर आता है तो जादुई अंगूर दूसरे डंडे को इशारा करके महेश को भी उससे पिटवाने लगता है। अरे आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? छोड़ो हमें। तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुमने रिंकी के साथ किया। एक तो तुमने इस पर अत्याचार किया, ऊपर से इसके माता पिता का घर भी पैसों के लिए किसी और को बेच दिया। अभी के अभी तुम उन पैसों को भरकर रिंकी को उसके माता पिता का घर वापस दिलाओ, वरना ये डंडा पूरी जिंदगी तुम्हें मारना बंद नहीं करेगा। जादुई अंगूर की बात सुनकर महेश और रीना बुरी तरह डर जाते हैं। ठीक है, मैं आज ही उस घर के पैसे भरकर वो घर वापस रिंकी को दिला दूंगा, लेकिन तुम हमें मारना बंद करो। ठीक है, तो फिर तुम अभी के अभी जाओ और मुझे उस घर के पेपर्स ला कर दो। महेश जल्दी से पैसे लेकर भागा जाता है। वो उनके घर के ज्यादा पैसे भरकर रिंकी को उसके माता पिता का घर वापस करता है, जिसके बाद रिंकी जादुई अंगूर के साथ अपने माता पिता के घर में वापस चली जाती है। वो जादुई अंगूर के पेड़ का धन्यवाद करने उसके पास जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर के पेड़। अगर तुम नहीं होते तो मुझे अपने माता पिता का घर कभी वापस नहीं मिलता। आज से तुम किसी भी बात की चिंता मत करना रिंकी। ये जादुई अंगूर हमेशा तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकती हो। बाकी तुम्हारा जब भी मुझसे बात करने का या मेरे साथ खेलने का मन हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तो यहीं पर हूँ। अब रिंकी जादुई अंगूर के साथ अपने माता पिता के पुराने घर में रहने लगती है और हर रोज जादुई अंगूर के पेड़ के साथ खेलने के लिए फिर से उसके पास जाने लगती है। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाया करता। लेकिन पिछले साल टमाटर के दाम बढ़ जाने के कारण उसने सोचा कि इस बार टमाटर की खेती करता हूँ और दाम बढ़ेंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसकी पत्नी कमला ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन रघुनाथ ने उसे कहा, अरे तू तो हमेशा गवारों वाली बात करती है। तुझे पता है ना पिछले साल टमाटर के दाम कितने ज़्यादा हो गए थे और हमारे खेत में थोड़े से ही टमाटर थे। मुझे पूरा यकीन है इस बार भी टमाटर के दाम बहुत बढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारे खेत में टमाटर उगा दिए हैं। और सोचो, टमाटर के दाम अगर ज्यादा ना बढ़े तो तब हमें कितना नुकसान होगा। क्या पता किसी और सब्जी के दाम इस बार बढ़ जाएं। अरे नहीं रे, जो मैंने सोचा है देख लेना बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़े दिनों बाद टमाटर के पौधे बड़े हो गए और उन पर टमाटर ही टमाटर लग गए। ये देखकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। बाबा, इस बार तो हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे मेरी पसंद वाली साइकिल दिला दोगे जो मैंने आपको बाजार में दिखाई थी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो वाली साइकिल दिला दूंगा। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ पहले अपने बाबा की मदद तो करो। कमला भी वहां पर आ जाती है। तीनों मिलकर वहां से सारे लाल टमाटर तोड़कर बड़ी बड़ी टोकरियों में डाल देते हैं और फिर रघुनाथ उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। अरे क्या बात है रघुनाथ, इस बार तो तुम खाली टमाटर ही टमाटर लेकर आए हो और सब्जियां नहीं लगाई क्या? नहीं, इस बार मैंने केवल टमाटर ही टमाटर लगाए हैं। हाँ मैं समझ गया हूँ।
पिछले साल इन दोनों टमाटर के दाम बहुत ऊंचे थे। शायद तुमने इस बार ऐसा ही कुछ सोचकर टमाटर की खेती की होगी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन रघुनाथ, तुमने थोड़ा सा गलत सोच लिया है। तुम्हें और सब्जियां भी लगानी चाहिए थी। अरे देखो भाई, तुम्हारी और मेरी जान पहचान काफी साल पुरानी है, और आज सुबह से मंडी में और सब्जियों के अलावा केवल टमाटर ही टमाटर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार टमाटर के दाम बहुत ज्यादा जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो उसे टमाटर देकर पैसे लेकर घर आ जाता है। लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे जितना कि रघुनाथ ने सोचा था। देखा, तुम मुझे गवार बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि और सब्जियां लगा लो। रघुनाथ दुखी हो जाता है। उसके बाद वो रोज टमाटर मंडी में देने जाता, लेकिन दाम उतने के उतने ही थे। रघुनाथ जब भी मंडी से वापस आता, वो दुखी ही रहता। एक दिन रघुनाथ की दूर की बहन उसके यहाँ रहने के लिए आती है और खेत में इतना सारा टमाटर देखकर वो हैरान हो जाती है। ये क्या भैया, आपने तो सारे खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं। तुम्हारे भाई ने टमाटर इसलिए लगाए कि टमाटर के दाम बहुत ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। उसी रात बहुत जोरदार बारिश होती है और हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। रघुनाथ सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है सारे टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो सारे पक्के टमाटरों को किसी तरह वहां से निकाल लेता है और मंडी में बेच देता है। तभी वहां मंडी में लोगों की बात सुनकर रघुनाथ खुश हो जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कुछ बारिश नहीं हुई है। तुम्हें पता है, और जगह पर इतनी बारिश हुई है कि रास्ते तक बंद हो गए हैं। भाई मुझे लगता है कि अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। भाई ये तो हम किसानों के लिए बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है। रघुनाथ उनकी बातें सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो घर आता है तो बहुत खुश था। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत खुश हो? तुम लोग ही कहते थे ना कि मैंने गलत खेती की है। देखो, आज मैं बाजार गया तो पता चला कि हर जगह बहुत तेज बारिश आई है और अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। मैं ढेर सारा टमाटर मार्केट में बेच दूंगा और उसके मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, और देख लेना, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है आज फिर बारिश आने वाली है। तुम बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। रघुनाथ की बहन ये सुनकर कुछ सोचने लग जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम यहाँ पर आराम से लेटे रहो, और तुम्हें पता है रघुनाथ रातों रात अमीर होने वाला है। ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया जो वो रातों रात अमीर होने जा रहा है? तुम भी ना बेसर पैर की बातें बोलती रहती हो हमेशा। अरे इस बार रघुनाथ भैया ने अपने खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगाए हैं, और तुम्हें पता है बारिश की वजह से टमाटर के दाम दोगुने से चौगुने होने वाले हैं। है तो रघुनाथ मेरा भाई, लेकिन दूर का भाई है। वो रातों रात अमीर हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं। अच्छा, बताओ बताओ, मुझे ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? फिर उसकी पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और रात को जब सब लोग सोए हुए थे, वो रघुनाथ के खेत में जाता है और उसके खेत के सारे टमाटर तोड़कर अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब रघुनाथ अपने खेत में आता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के सारे टमाटर कहाँ गए? अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो रोता रोता घर आता है और कमला अपने बेटे को सारी बात बता देती है। सारा परिवार दुखी हो जाता है। हाय, जिसने भी ये काम किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने गरीब के पेट पर लात मारी है। अब हम क्या करेंगे जी? बाबा, आप चुप हो जाओ। आप इतने दुखी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो।
हम दोबारा से टमाटर की खेती करेंगे ना? तुम अभी कुछ नहीं समझते हो बेटा। तुम्हें नहीं पता, टमाटर की खेती बार बार नहीं होती है। एक बार फसल तैयार होने का समय आता है और यह वही समय था। अब टमाटर की खेती कई महीनों बाद होगी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। उधर रघुनाथ की मुंह भोली बहन इतने सारे टमाटर अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। उसका पति उन टमाटरों को बाजार में बेच देता है और वहां से उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब हम भी अमीर हो गए। हमारे पास कितना सारा पैसा है। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार और चालाक पत्नी मिली। उधर रघुनाथ और कमला दोनों दुखी बैठे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई दूसरी खेती कर लेते। कुछ सोचकर कमला रघुनाथ की मुंह बोली बहन के पास जाती है और वहां पर उसकी ठाट बाट देखकर हैरान हो जाती है। उसे अचानक से वहां आया देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। अरे, ये कमला भाभी यहाँ क्यों आ गई है? क्या इनको पता चल गया कि हमने ही उनके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए हैं? जरा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। तुम भी ना मुंह फाड़ कर बातें करते हो। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर बात करती हूँ। लेकिन कमला उन दोनों की बातें सुन लेती है और जैसे ही रघुनाथ की बहन बाहर आती है, कमला उसे बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। तुम तो रघुनाथ को भाई कहती थी और तुमने ही उसके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा, तुम हमारी किस्मत छीन लोगी? देख लेना, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा। गुस्से में कमला अपने घर आ जाती है और रघुनाथ को सारी बात बताती है। रघुनाथ को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपनी मुंह बोली बहन नहीं, सगी बहन ही मानता था। ये उसने अच्छा नहीं किया, पर मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। कमला, तो देख लेना, वो हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा करेगा। तभी दोनों पति पत्नी देखते हैं, उनका बेटा भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से अपने हालात सही करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रात बड़ी तेज आंधी आई और बारिश की आवाज सुनाई देती है। रघुनाथ जब घर से बाहर निकलकर देखता है तो हैरान हो जाता है। वहां पर बारिश नहीं, टमाटर की बारिश हो रही थी। उसका पूरा आंगन और घर टमाटर से भरा हुआ था। कमला, अरे ओ कमला, कमला इधर आ। अरे देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे देख, हमारे घर पर टमाटर की बारिश हो रही है, टमाटर की। हाँ, अरे हाँ, ये तो सचमुच में टमाटर की बारिश है। कितने सारे टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर। हाँ बाबा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। देखो देखो कितने सारे टमाटर। तीनों बहुत खुश थे। तीनों हाथ पकड़कर झूमने लगे। रघुनाथ, कमला और उसका बेटा उन सारे टमाटरों को इकट्ठा करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रघुनाथ वो सारे टमाटर मंडी में बेच देता है, जिससे उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आता है और अपने बेटे को बाजार में लेकर जाता है। फिर उसे वो साइकिल दिलाता है। सारा परिवार बहुत खुश था। उस रात फिर टमाटर की बारिश होती है। रघुनाथ अगले दिन वो सारा टमाटर इकट्ठा करके उसे भी मंडी में बेच देता है। कई दिनों तक लगातार रघुनाथ के घर में रोज रात को टमाटर की बारिश होती और रघुनाथ सुबह सारे टमाटर मंडी में बेच देता। इस तरह एक ही हफ्ते के अंदर रघुनाथ के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। उधर रघुनाथ की मुंह बोली बहन के घर में चोरी हो जाती है और टमाटर से कमाया हुआ सारा पैसा चोर लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई रघुनाथ के पास तो बहुत पैसा आ गया है।
वो बहुत अमीर हो गया है और नया घर खरीदने की सोच रहा है। रघुनाथ मुझे अपनी बहन मानता है, मैं उसके पास जाकर मदद मांगती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह बहन और उसका पति रघुनाथ के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है। कैसी औरत हो तुम, पहले हमारे ही खेतों में चोरी करके अमीर होने की कोशिश की, और अब जब हम अमीर हो गए हैं तो यहाँ पर मांगने आ गई हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कोई बात नहीं कमला, इसने मुझे अपना भाई नहीं माना, लेकिन मैं तो इससे अपनी बहन मानता था। देखो बहन, मैंने आज आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये रिश्ता तुमने खत्म किया है। रघुनाथ की मुंह बोली बहन और उसका पति शर्मिंदा थे। रघुनाथ उसकी पैसों से मदद करता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रघुनाथ जादुई टमाटर की बारिश से मिले हुए पैसों से बहुत अमीर हो चुका था। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। सोनू और प्रिया दोनों की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। दोनों घर आकर अपनी माँ सुमन से कहते हैं, माँ आप हमारी फीस जमा क्यों नहीं कर देती? बार बार प्रिंसिपल हमें फीस के लिए बोलती हैं। हाँ माँ, आज तो टीचर ने हमें पूरी क्लास में खड़ा रखा था, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ आप हमारी फीस जमा कर दो ना। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, आज शाम को ही मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करूंगी। वो शहर में कमाने गए हैं और उनकी सैलरी का टाइम भी हो चुका है। जैसे ही वो पैसे भेजेंगे मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों बस पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, हम दोनों तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है माँ, आप शाम को पापा से बात कर लेना। ठीक है, अब चलो मुंह हाथ धो लो, तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी आज मैं। सुमन अपने दोनों बच्चों को अंदर ले जाती है और उन्हें बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। ऐसे ही शाम को सुमन अपने पति मोहन को फोन करती है और मोहन से बच्चों की फीस की बात करती है। मोहन शहर में कमाने के लिए गया था। शहर में मोहन जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, जिस वजह से बहुत से वर्कर्स की सैलरी रुकी पड़ी थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को दिलासा देकर फोन रख देता है। देखा बच्चों, कहा था ना मैंने कि तुम्हारे पापा पैसे जरूर भेजेंगे, और अपनी मैडम से कह देना जाकर मेरी मम्मी फीस जमा करने के लिए आएंगी। ठीक है मम्मी, हम कल अपनी टीचर को इस बारे में बता देंगे। ऐसे ही अगली सुबह सुमन के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोहन अपना पूरा सामान लेकर गांव वापस आ जाता है। सुमन अपने पति को इस तरह से वापस आता देख थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो पति को पानी देती है और थोड़ी देर बाद अपने पति से कहती है, क्या हो गया जी, आप अचानक कैसे यहाँ आ गए? कल ही तो हमारी बात हुई थी ना। क्या बताऊं सुमन, तुम्हारा फोन आने से पहले ही मेरा प्लान बन चुका था कि मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि शहर में भी काम नहीं है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस कंपनी का काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा, कंपनी घाटे में चल रही है। और तो और न जाने कितने वर्कर्स की सैलरी रुकी पड़ी हुई है, 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है हमारी। मालिक से बोलो तो वो खुद हमारे सामने रोने लगते हैं। अब मजबूरी में हम लोग अपने अपने गांव वापस आ गए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने बच्चों को आज बोला है कि वह अपने स्कूल में जाकर कह दें कि मैं आज उनकी स्कूल में फीस जमा करने के लिए आऊंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कहीं वो बच्चों का नाम न काट दे। मैं क्या बताऊं सुमन तुम्हें, मैं खुद परेशान हूं कि कैसे घर चलाऊंगा अपना मैं। अगर आज मैं बच्चों की फीस जमा नहीं की तो शायद स्कूल वाले बच्चों को घर भेज दें, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। मैं अपने कुछ जेवर गिरवी रखकर पैसे उधार लेती हूँ। जैसे घर का बैलेंस ठीक होगा उसके बाद हम सुनार के पैसे चुकाकर जेवर वापस ले लेंगे।
ठीक है सुमन, ये परिस्थिति देखकर मैं तुम्हें ऐसा करने से मना नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हाथ हमारा बहुत टाइट चल रहा है, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। कैसे कैसे शहर से वापस गांव आया हूँ मैं ही जानता हूँ, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा। इस तरह से सुमन अपने कुछ जेवर लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और वहां जाकर अपने जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लेती है और उन्हीं पैसों से बच्चों की फीस जमा कर देती है और घर में थोड़ा बहुत राशन डलवा देती है। सुमन राशन लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए मोहन से बोलती है, आपको पता है क्या, बाहर राशन पानी सब्जी सब पर दाम 7वें आसमान को छू रहा है। ऐसे में गरीब इंसान क्या खाए और क्या कमाए। मेरा तो कुछ लेने का ही मन नहीं कर रहा था दाम सुनकर, लेकिन अब क्या करें, ये पापी पेट ना जाने क्या क्या करवा कर मानेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अच्छा सुमन, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, और मुझे पता है कि अभी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे बार बार पनीर खाने का मन कर रहा है। तो तुम एक बार मेरे लिए और बच्चों के लिए शाही पनीर बना दो। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कल आपके लिए शाही पनीर बना ही देती हूँ। इसी बहाने हम सब भी अच्छा खाना खा लेंगे। बहुत समय हो गया है हमें अच्छा खाना खाए हुए। ऐसे ही सुमन अगले दिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन और बाकी की साफ सफाई करके अपना झोला लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है। मार्केट में प्याज के दाम 7वें आसमान पर थे। अब शाही पनीर में प्याज ना डले ऐसा तो हो नहीं सकता। सुमन एक ठेले वाले से प्याज का भाव पूछती है और कहती है, अरे भैया प्याज कैसे दिए? 180 रुपए है बहन जी, कितना लेना है आपको? क्या कहा आपने? 180 रुपए किलो? प्याज इतने महंगे हो गए, क्यों हो रहे हैं? अरे कभी टमाटर का भाव बढ़ रहा है तो कभी प्याज का भाव बढ़ रहा है। सारे भाव तो ये सब्जी ही खा रहे हैं। अब क्या करें बहन जी, जो मार्केट में चल रहा है वही दाम हम भी बेच रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको कितना लेना है, 1 किलो या आधा किलो? अरे नहीं नहीं भैया, आधा किलो, किलो लेने की औकात नहीं है हमारी। आप एक काम करो, 250 ग्राम प्याज दे दो मुझे। सुमन 250 ग्राम प्याज लेकर अपने घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में सुमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका नाम बार बार पुकार रहा है। किसी तरह से सुमन घर आ जाती है और थैले में से प्याज निकाल के एक प्लेट में रख देती है। तभी उन प्याज में से आवाज आती है और वो प्याज सुमन से बोलते हैं, अरे हम तुम्हें कब से पुकार रहे थे, तुम तो हमारी आवाज ही नहीं सुन रही हो। सुमन, हमसे नाराज हो क्या? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं, ये प्याज भी बोलते हैं क्या? और क्या, हम कोई आम प्याज थोड़ी हैं। वो तो गलती से उस ठेले वाले के चक्कर में पड़ गए हम, वरना हम बहुत ही महंगे और जादुई प्याज हैं और हमारी एक अलग ही दुनिया है। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। क्या सच में तुम जादुई प्याज हो? अगर जादुई प्याज हो तो जरा डांस करके दिखाओ, तब मानो कि तुम जादुई प्याज हो। अरे बस इतनी सी बात, डांस करने में क्या जाता है, हम तुम्हें अभी डांस करके दिखाते हैं। इतना बोलकर वह सभी प्याज डांस करने लगते हैं, साथ ही पूरे रसोई घर में यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर सुमन को बहुत हंसी आ रही थी। सुमन को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो प्याज सुमन से बोलते हैं, क्यों आ गई ना तुम्हें हंसी, और हो गया ना यकीन कि हम कोई आम प्याज नहीं हैं, बल्कि हम जादुई प्याज हैं। वैसे सच में तुम बहुत अच्छे हो, तभी तुम्हारा दाम इतना बढ़ गया है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हम हैं ही महंगे। इतना बोलकर सुमन खाना बनाने लगती है और जैसे ही वह गैस ऑन करती है, गैस ऑन ही नहीं हो रही थी। सुमन जाके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गैस खत्म हो चुकी है। अब सुमन खाना बनाए तो कैसे बनाए? सुमन उदास होकर बैठ जाती है। तभी जादुई प्याज सुमन से बोलते हैं, क्या हुआ सुमन,
तुम खाना नहीं बना रही हो क्या? अरे खाना कैसे बनाऊं? गैस सिलेंडर ही खत्म हो चुकी है और घर में पैसे नहीं हैं। आज मेरे पति को शाही पनीर खाना था, इसीलिए तो मैं इतने महंगे प्याज खरीद कर लाई थी। देखो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम हमें काटोगी नहीं, क्योंकि काटने से हमारी जादुई शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे बारे में जानने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगी, बल्कि मैं बिना प्याज के ही शाही पनीर बना लूंगी। अरे नहीं नहीं सुमन, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से गैस सिलेंडर और बहुत सारे प्याज दे देते हैं, जिससे तुम अपने पति और अपने परिवार का पेट भर सको। इतना बोलकर जादुई प्याज सुमन के लिए तुरंत गैस सिलेंडर मंगा देता है और सुमन को बहुत सारा प्याज दे देते हैं। सुमन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह अपने पूरे परिवार के लिए शाही पनीर बनाती है। पूरा परिवार अच्छे से खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह सुमन के घर पर कुछ कर्जदार आ जाते हैं और वह सुमन से अपनी उधारी के पैसे मांगने लगते हैं। मोहन और सुमन दोनों के पास पैसे नहीं थे। वह दोनों अपने कर्जदारों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि उन्हें कुछ दिनों की और मोहलत मिल जाए। कर्जदार उन्हें खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। जादुई प्याज ये सारा नजारा देख रहे थे। थोड़ी देर में जादुई प्याज सुमन से बोलते हैं, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सुमन, तुम्हें पता है कि हम जादुई हैं, उसके बावजूद तुम हमसे कुछ नहीं मांगती। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो हमसे अपनी न जाने कौन कौन सी इच्छा पूरी करवा लेता। इसीलिए हम खुशी खुशी तुम्हें ऐसी चीज देना चाहते हैं जिससे तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना बोलकर जादुई प्याज सुमन के घर को बहुत बड़ा और सुंदर सा बना देते हैं। उसके घर में जरूरत का हर सामान था, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ। यहाँ तक कि जादुई प्याज सुमन के घर में एक सुंदर सी तिजोरी भी बना देते हैं और उसकी तिजोरी में बहुत सारे पैसे और जेवर होते हैं। ये सब देखकर सुमन जादुई प्याज से बोलती है, तुमने हमारे लिए इतना किया यही बहुत है, लेकिन हम मेहनत करने पर भरोसा रखते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। समझो, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है किसी भी चीज को लेकर, और आज हमारे जाने का समय हो चुका है। इसीलिए हम जाते जाते अपनी निशानी यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, और ये सब कुछ तुम्हें हमारी याद दिलाता रहेगा। आखिरी बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाजार में जिस तरह से प्याज, टमाटर और बाकी की अन्य सब्जियों का दाम 7वें आसमान पर चढ़ चुका है, वो कम हो जाए, सस्ता हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेट भरना उनके लिए भी जरूरी है। सुमन के इतना बोलते ही जादुई प्याज अपनी जादुई शक्ति से सब्जियों का दाम एकदम से कम करवा देते हैं। साथ ही वो जादुई प्याज नाचते हुए आसमान में चले जाते हैं।